नमस्कार विद्यार्थियों। शास्त्री प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र के लिए आज हम गद्य चयनिका पुस्तक का अगला अध्याय अध्ययन करेंगे। तीनों इससे पूर्व के अध्याय अपन पढ़ चुके हैं और पद्य चयनिका हमारी संपूर्ण हो गई है। मैं पुनः आपको बता रहा हूँ कि पद्य के कवियों के जितने भी लिंक हैं कबीर से लेकर के दिनकर तक के, वो लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी डाल दूँगा ताकि उस लिंक पे जाकर के आप उन कवियों का अध्ययन कर सकें। आज हम राम वृक्ष वैनीपुरी जी के रेखा चित्र रजिया को यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रभाकर जी का 42 के ज्वार की लहरों में संस्मरण पढ़ा। तो एक स्वाभाविक सी बात होती है, संस्मरण किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हमने उस अध्याय में पूरी कर ली थी। अब यहाँ रेखा चित्र का थोड़ा सा परिचय मैं आपको देना चाहूंगा। नाम से स्पष्ट, रेखा चित्र, रेखा यानी स्केच। स्केच के माध्यम से चित्रकार कोई चित्र बनाता है और वो चित्र हमारे सामने दिखाई दे जाता है, प्रकट हो जाता है। जैसे जैसे वो स्केच को चलाता है, जैसे जैसे रेखाएं चलाता है, वैसे कोई न कोई चित्र हमारे सामने उभर करके हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अब यहां साहित्य में रेखा चित्र कैसे रेखाएं चलाएगा, कैसे चित्र उपस्थित होगा, तो यहां भी रेखाएं चलाई जाती है, पर यहां कोई स्केच नहीं, कोई ब्रश नहीं, यहां शब्दों की रेखाएं खींची जाती है। तो रेखा चित्र में क्या होता है, शब्दों की रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र रूप से पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, रेखा चित्र कहलाता है। पुनः बता देता हूं, यानी कम से कम शब्दों में साफ सुथरी परिभाषा यदि हम रेखा चित्र की देना चाहें, आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाना रेखा चित्र कहलाता है। कम शब्दों में कलात्मक ढंग से, सहज रूप से नहीं। एक कलाकार जिस तरह रेखा बनाता है, चित्र बनाता है, उस तरह कलात्मक ढंग से किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का या किसी दृश्य का जब से साहित्यकार अंकन करता है, उसको हम रेखा चित्र कहते हैं। पुनः जिस प्रकार कोई कलाकार, कोई चित्रकार अपनी रेखाओं के द्वारा, अपने स्केच के द्वारा किसी का चित्र बनाता है, स्केच को चला करके, रेखा को चला करके, वैसे के वैसे यहाँ साहित्यकार
शब्दों रूपी रेखाओं के चला करके किसी व्यक्तित्व का चित्र अंकित हमारे सामने करता है। यानी जिस तरह चित्र साक्षात हमारे सामने हो जाता है, चित्र को हम सामने दर्शन करते हैं, प्रतिबिंबित सामने दिखाई देता है, वैसे के वैसे रेखा चित्र की विशेषता भी यही है कि रेखा चित्र में जब शब्द चित्रों के माध्यम से लेखक उसका वर्णन करता है, उस व्यक्तित्व का वर्णन करता है, तो ऐसा लगता है कि वो व्यक्तित्व हमारे सामने प्रत्यक्ष खड़ा है। यही रेखा चित्र है, इसी को रेखा चित्र कहते हैं। रजिया नामक रेखा चित्र जो अभी आपने इसमें संकलित है, जिसका अपन अध्ययन करेंगे, तो ऐसा लगेगा रजिया का चित्रण जब लेखक कर रहा है तो ऐसा लगेगा कि रजिया साक्षात में हमारे सामने खड़ी है। महादेवी वर्मा का घीसा था, ऐसा लगा जैसे घीसा हमारे सामने खड़ा है। महादेवी वर्मा का गोरा है, संस्मरणात्मक रेखात्मक, ऐसा लगता है जैसे गोरा हमारे सामने खड़ी है। तो इस तरह से साहित्यकार अपने शब्द चित्रों के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यक्तित्व का समग्र रूप से कम शब्दों में चित्रण करता है, रेखा चित्र कहलाता है। तो रेखा चित्र हमारे सामने शब्दों का ऐसा जाल बुनता है कि जिस व्यक्तित्व का चित्रण किया जा रहा है वह व्यक्तित्व हमारे सामने प्रत्यक्ष खड़ा दिखाई दे रहा है, हमको उसका साक्षात आभास दर्शन जैसे उसका हो रहा है, उसको रेखा चित्र कहते हैं। दोनों विधाएं, आधुनिक गद्य की विधाएं, रेखा चित्र और संस्मरण, परस्पर काफी मिले जुले हैं, इसलिए दोनों में भेद करना काफी दुष्कर है। तो आप प्रश्न भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संस्मरण में भी ये चीज थी, रेखा चित्र में भी ये चीज है, तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों में भेद क्या हुआ? तो दोनों में भेद करना दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है। फिर भी कुछ बिंदु मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा जो रेखा चित्र और संस्मरण दोनों गद्य विधाओं को अलग करते हैं। आप चाहें नोट कर लें। जैसे संस्मरण पहला बिंदु अतीत का होता है, रेखा चित्र किसी भी काल का हो सकता है, संस्मरण भूतकाल का होता है, अतीत यानी भूतकाल का होता है, और रेखा चित्र भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का हो सकता है, वर्तमान का भी रेखा चित्र हो सकता है। तो रेखा चित्र और संस्मरण में पहला भेद अगर हम करना चाहें तो रेखा चित्र क्या होगा, संस्मरण अतीत का ही होगा, जबकि रेखा चित्र अतीत का भी हो सकता है और वर्तमान का भी हो सकता है। पहला अंतर ये। दूसरा, संस्मरण प्रायः प्रसिद्ध व्यक्ति पर होता है, जो लेखक के जीवन में आता है, लेखक से परिचित होता है, लेखक से जिसका संपर्क रहता है, उसकी कुछ स्मृतियां उसके जीवन में शेष रह जाती है। तो संस्मरण हमेशा प्रसिद्ध व्यक्ति पर होता है और रेखा चित्र प्रायः सामान्य व्यक्ति पर होता है। दूसरा अंतर, संस्मरण प्रसिद्ध व्यक्ति पर होता है और रेखा चित्र प्रायः सामान्य व्यक्ति पर केंद्रित होता है। तीसरा, संस्मरण सत्य घटनाओं पर आधारित होता है, उसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता, और रेखा चित्र में कल्पना का समावेश होता है। रेखा चित्र काल्पनिक भी हो सकता है, जरूरी नहीं हो काल्पनिक हो, लेकिन हो सकता है, लेकिन संस्मरण काल्पनिक नहीं होगा। यह तीसरा अंतर हो गया। तो पुनः बता देता हूँ रेखा चित्र और संस्मरण में क्या क्या अंतर हैं। संस्मरण भूतकाल का होता है, प्रायः अतीत का होता है। रेखा चित्र अतीत के साथ साथ वर्तमान का भी हो सकता है, पहला अंतर। दूसरा, संस्मरण प्रसिद्ध व्यक्ति पर केंद्रित होता है, हमेशा प्रसिद्ध व्यक्ति का होता है। रेखा चित्र एक सामान्य व्यक्ति पर केंद्रित हो सकता है, प्रायः सामान्य व्यक्ति का भी होता है।
तीसरा, संस्मरण सत्य घटनाओं पर आधारित होता है, उसमें कल्पना का स्थान कम होता है। लेकिन रेखा चित्र काल्पनिक भी हो सकता है, काल्पनिक चित्रण भी रेखा चित्र का हो सकता है। तो ये अपन संस्मरण और रेखा चित्र के अंतर पर चर्चा कर चुके हैं। मेरे ख्याल से अब आपको संस्मरण और रेखा चित्र में क्या भेद है, क्या अंतर है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम रामवृक्ष बेनीपुरी को पढ़ेंगे। बेनीपुरी जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार, व्यंग्यकार, निबंधकार और पत्रकार थे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आपने कहानी भी लिखी, उपन्यास भी लिखा, नाटक भी लिखा, संस्मरण भी लिखा, यात्रा वृतांत भी लिखा, रेखा चित्र भी लिखा, आदि अनेक गद्य विधाओं पर आपकी कलम चली। आपने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, कर्मवीर, जनता, हिमालय, नई धारा आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रमुख रचनाओं में गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, वंदे वाणी विनायक के प्रमुख निबंध संग्रह उनके हैं। बेनीपुरी जी ने जो निबंध लिखे, उन निबंधों की क्या विशेषताएं, संक्षिप्त में उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। बेनीपुरी जी ने, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जो निबंध लिखे, उनमें भावात्मक व संस्मरणात्मक निबंध अधिक लिखे हैं। भावात्मक निबंध और संस्मरणात्मक निबंध उन्होंने लिखे हैं प्रायः। उनके निबंधों में सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण हुआ है। समाज में व्याप्त समस्याएं, रूढ़ियां, आडंबर, छुआछूत, जाति प्रथा, जो भी समस्याएं समाज में व्याप्त है, तो उनकी विषय वस्तु निबंधों की जो रहती है वो सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित रहती है। यह इनकी निबंध शैली की दूसरी विशेषता ठहरती है। और उन्होंने प्रतीकात्मक निबंध बहुत लिखे हैं और प्रभावशाली रहे हैं। बेनीपुरी जी ने जो निबंध लिखे वो प्रतीकात्मक निबंध अधिक हैं और उनके प्रतीकात्मक निबंध काफी प्रभावशाली रहे हैं, काफी रुचिकर रहे हैं और काफी लोगों को प्रभावित उन्होंने प्रतीकात्मक निबंधों ने किया है। जैसे गेहूं और गुलाब उनका निबंध है। तो गेहूं प्रतीक है और गुलाब प्रतीक है। गेहूं प्रतीक है भौतिक और आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का, और गुलाब प्रतीक है मानसिक और सांस्कृतिक प्रगति का। गेहूं श्रम का प्रतीक भी है और गुलाब विलासिता का प्रतीक भी बाद में हो जाता है। तो इस प्रकार नाम दिया गेहूं और गुलाब, और प्रतीक किसका है? एक श्रम का है, एक विलासिता का प्रतीक है। तो इस तरह से बेनीपुरी जी के प्रतीकात्मक निबंध जो हैं वो काफी सफल रहे हैं। ठीक है, यह इस तरह से बेनीपुरी जी का सामान्य परिचय और रेखा चित्र और संस्मरण का सामान्य परिचय हमने प्रारंभ में कर लिया। अब ये सीधा साधा बिल्कुल सपाट सा रेखा चित्र रजिया का आपके सामने है। रजिया बेनीपुरी जी के श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। एक चूड़ीहारिन है, चूड़ियाँ बेचने का काम करती है, मणिहारन जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में। और वो मणिहारिन कैसे बेनीपुरी जी के संपर्क में आई, उसका व्यक्तित्व कैसा था, उसका बचपन कैसा था, युवावस्था कैसी थी और वृद्धावस्था कैसी थी, तीनों अवस्थाओं का चित्रण इस रेखा चित्र में इस अध्याय में किया गया है। इसका अपन अध्ययन करेंगे और उस रजिया का स्मरण लेखक कह रहा है मेरे चित्त में आज भी समाया हुआ है। तो उसका जीवन कैसा रहा, उसके माध्यम से उस रजिया की क्या क्या विशेषताएं रही, रजिया नामक जो चरित्र इस संस्मरण रेखा चित्र में उबारा गया है उसकी क्या क्या विशेषताएं रही, बिंदुवार हम इसका यहाँ अध्ययन करेंगे। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक रजिया ने क्या क्या संघर्ष किया और जो चित्रण लेखक कर रहा है, मैंने बताया रेखा चित्र की विशेषता यही होती है
कि पाठक पढ़ने वाले को लगता है जैसे वो चित्र, वह दृश्य, वह व्यक्तित्व हमारे सामने साक्षात प्रकट हो गया हो। यही रेखा चित्र की विशेषता होती है और वह विशेषता हमें इस रजिया को पढ़ने पर सामने दिखाई देती है, परिलक्षित होती हुई दिखाई देती है। तो अब बिंदुवार हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण अंशों को इस रेखा चित्र के को इसमें पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। पहले रजिया का चित्रण किया जा रहा है। कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, गले में पहने जाने वाला आभूषण, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गौड़ाई, बरबाह की बूटेदार कमीज पहने, पूरे बाह की कमीज पहने, काली साड़ी के छोर गले में लपेटे, गौरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ काले बालों को संभालने में परेशान, वह छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, अपने बचपन ही की उस रजिया की स्मृति ताजा हो उठी जब मैं भी उस दिन अचानक उसके गांव जा पहुंचा। लेखक उस रजिया की पोती को देख करके रजिया का यही रूप उसको साक्षात हो उठा, पहचान नहीं पाया। बाद में किसी ने बताया कि ये रजिया की पोती है। तो जैसा इसका व्यक्तित्व था वैसा का वैसा साक्षात व्यक्तित्व, सेम टू सेम, वैसा का वैसा किसका व्यक्तित्व, रजिया का लेखक बता रहा है। तो पहली मुलाकात लेखक की रजिया की कहाँ हुई है? अपने घर पर। कब हुई है? जब वो स्कूल से आते हैं, विद्यालय से आते हैं, तब रजिया की माँ उनके घर चूड़ियाँ बेचने आई हुई है और रजिया उसकी साड़ी का पल्लू पकड़े पकड़े उसके साथ आई है। हाँ, ये मेरे बचपन की बात है। मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़वाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था। स्कूल का चित्रण कैसे कर रहा है लेखक? बालक छुट्टी होते ही जो आनंद उसको छुट्टी की घंटी में आता है, वो आनंद सुबह प्रार्थना की घंटी में नहीं आता। घंटियां दोनों ही बजती है, पर बच्चे को जितना आनंद शाम वाली घंटी देती है, छुट्टी की घंटी देती है, उतना आनंद प्रार्थना की घंटी नहीं देती। तो लेखक कह रहा है मैं उस तरह कसाई खाने से रस्सी तुड़वाकर भागे हुए बछड़े की तरह, बछड़े को कसाई खाने में ले जाया गया और उसका रस्सी तोड़ दी गई, तुड़वा करके वो भगता है, वैसे मैं स्कूल से को छोड़ करके बस्ते को डाल करके और कहाँ आया? घर आ गया। घर आया तब मेरी किससे मुलाकात हुई? रजिया से। चलेट पटक कर मौसी से छठ के पके ठेकुए लेकर उन्हें कुतर कुतर कर खा रहा था। छठ बिहार में छठ पूजा होती है, छठ पूजा को जो ठेकुए खा रहा था, पका हुआ फल खा रहा था, तो ढेकी पर जला झूलते मजा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज़ आई, देखना बबुआ का खाना मत छू देना। और उसकी आवाज़ के साथ मैंने देखा ये अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। अस्पृश्यता उस समाज में जो व्याप्त थी उसकी ओर भी लेखक ने संकेत किया है। मेरे लिए ये रूप रंग सचमुच अजीब था। ठेठ हिंदुओं की बस्ती है मेरी, और मठ मेले पेटियों में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता। मुझे मेले पेटियों में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता। कुछ मात्राएं आगे पीछे पीपीटी बनाने में हो गई है। सुना है बचपन में मैं एक मेले में खो गया था। मुझे कोई ओगड़ लिए जा रहा था, गांव की एक लड़की की नज़र पड़ी और मेरा उद्धार हो गया। बचपन के लेखक की घटना का चित्रण कर रहा है, जब उसे कोई ले जाया गया, कोई बाबा जी ले जा रहा था, ऐसा उसकी परिवार परिजन कहा करते थे। तो ये अजीब किस्म की लड़की उसके सामने खड़ी थी। आगे ये पहली मुलाकात लेखक की होती है जब वो अपने घर पे झूला झूल रहे होते हैं,
छटके ठेकुए खा रहे होते हैं और रजिया की माँ चूड़ियाँ बेचने के लिए उनके आंगन में आती है, रजिया उसके साथ में आती है। ये लेखक की उनके साथ में पहली मुलाकात होती है। आगे बीच बीच में लेखक की समय समय पर पटना में भी मुलाकात होती है, जहाँ वो चौराहे पर खड़े रहते हैं तो एक बालिका आती है और इशारा करती है, जहाँ एक पेड़ के नीचे रजिया खड़ी हुई बाबूजी को बुला रही है। वहाँ लेखक की मुलाकात पटना में भी होती है। फिर वो दूसरे दिन लेखक के घर पे भी पहुँच जाती है और चूड़ियाँ लेकर के लेखक को देती है कि अपनी श्रीमती जी को ये चूड़ियाँ पहनाइएगा। वहाँ मुलाकात होती है और अंतिम मुलाकात लेखक की जब वो चुनाव प्रचार के दौरान गांव वापस जाते हैं, तब उसकी पोती लेखक को बुलाने आती है। उस समय रजिया से लेखक की अंतिम मुलाकात होती है। तो इस तरह से लेखक की रजिया से मुलाकातों का चित्रण यहाँ बिंदुवार किया गया है। रजिया का आकर्षक व्यक्तित्व, सबको चित्ताकर्षक करने वाला, सबको मोहने वाला, लेखक भी पीछे पीछे उसके व्यक्तित्व को देख करके हो जाता है। उसकी आंखों में वर्णन कर रहा लेखक, मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु न उनकी ये वेशभूषा न रूप रंग। मेरे गांव में लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती है और बरबां की कमीज भी उन्हें कभी नहीं पहने देखा। और गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु उनकी आंखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन है दिखता है वह कहाँ है। और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर, तभी तो मैं उसे एकटक घूरने लगा। पहली मुलाकात में लेखक कह रहा है, मैं उसको एकटक ऐपलक निहारता रहा। यह बोली थी रजिया की माँ कि जिसे प्राय ही अपने गांव में चूड़ियों को खचिया लेकर आते देखता आया था। तो ये बोली उसकी थी, रजिया की माँ की थी। यह व्यक्तित्व रजिया का वर्णन किया जा रहा है। वह मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी और कितनी बहू बेटियां उसे घेरे हुए थी। मुँह से भावताव करती और हाथ से खरीदारों को हाथ में चूड़ियाँ चढ़ाती, वह सौदे पटाए जा रही थी। अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चूड़ियों की खांची ढोता। ये बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बार सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था। बाल सुलभ उत्सुकता ने लेखक की और बालक की उत्सुकता होती है दूसरे बालक को देख करके उसके नज़दीक जाने की, उससे परिचय बढ़ाने की, उसके साथ खेलने की, उसके साथ आमोद प्रमोद करने की, खेलकूद करने की। तो वो एक बाल स्वरूप चेष्टा ने लेखक की ओर आकर्षित कर दिया था। शायद वह यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है। यह अस्पृश्यता उस समाज में व्याप्त थी, उसकी ओर भी लेखक ने इशारा किया है। माँ जब अचानक चीख उठी, वह ठिठकी सहमी, उनके पैर तो वहीं बंद गए, किंतु वह ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह है नहीं। वो ठिठकी जरूर माँ ने जब उसको टोका, तो वो कह रहा है, लेखक कह रहा है, लेकिन उसकी ठिठकन ने उसे मुझे मेरे और नज़दीक ला दिया। मेरी मौसी जट उठी, घर में गई और 2 टेकुए कसार लेकर उसके हाथों में रख दिए। तो ये रजिया का बचपन का व्यक्तित्व है। अब रजिया का किशोरावस्था का व्यक्तित्व अपन देखेंगे बिंदुवार। मैं उसको समझाने का, बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। ये किशोरावस्था का व्यक्तित्व अब बाल्यावस्था का वर्णन था जो अभी अपन ने पढ़ा। अब किशोरावस्था का वर्णन लेखक कैसा चित्रण कर रहा है, रेखा चित्र, कि चित्र जिस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है वो साक्षात हमारे सामने हो जाए। और वो देखिए कैसे आपको आभास होता है कि वह चित्र रजिया हमारे सामने ही खड़ी है। पढ़ते हैं रजिया किशोरावस्था का वर्णन। बढ़ती गई, बच्ची से किशोर हुई और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे। अब भी वह माँ के साथ ही आती है, किंतु पहले माँ की एक छाया मात्र लगती थी, अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। पहले माँ की परछाई मात्र लगती थी और अब क्योंकि वो युवा हो गई है, इसलिए वो अपनी अलग पहचान रख रही है। तो स्वतंत्र अस्तित्व है।
और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में कसमसाहट है। आकर्षक व्यक्तित्व रजिया का। जब वह बहनों को चूड़ियां पहनाती है, कितने भाई तमाशे देखने को वहां एकत्रित हो जाते हैं। क्यों? बहनों के प्रति भ्रातृत्व भाव या रजिया के प्रति एक अज्ञात आकर्षण वहां लाता है। तो रजिया का व्यक्तित्व जो है, जो लेखक ने चित्रित किया है, वो हर किसी को आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व है, यहां ये लेखक बता रहा है। जब वह किसी की पत्नी को चूड़ियां पहना रही होती है तो पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते होते हैं, क्या अपनी नवोड़ा की कोमल कलाइयों को या इन कलाइयों पर कीड़ा करती हुई रजिया की पतली उंगलियों को। और जैसे रजिया का इसमें रस मिलता है। पतियों की चूलें करने से वह बाज नहीं आती। बाबू, बड़ी महीन चूड़ियां है, जरा देखिएगा कहीं चटक ना जाए। महीन चूड़ियां संकेत चूड़ियों को कर रही है और पत्नी की ओर संकेत भी वो कर रही है, इशारों में। देखिएगा, संभाल के रखिएगा, कहीं चटक ना जाए। पतिदेव भागते हैं, बहुएं खिलखिलाती है, रजिया ठट्टा लगाती है। अब वह अपने पेशे में निपुण होती जा रही है। तो यह किशोरावस्था का वर्णन, रजिया का व्यक्तित्व, बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों अवस्थाओं में कैसा आकर्षक व्यक्तित्व था और लोग बार किस प्रकार उसको घूरते थे, उस व्यक्तित्व को की ओर आकर्षित होते थे, ये इसमें लेखक बता रहा है। अब रजिया मणिहारन थी, चूड़ीहारन थी और उसका काम अपने ग्राहकों को प्रभावित करके अधिक से अधिक अपने माल को बेचना था। चूड़ी बेचना उसका व्यवसाय था। तो दूसरी विशेषता हमारी यहाँ रजिया की, दूसरा बिंदु हम जो ढूंढते हैं वो ये देखते हैं कि रजिया अपने काम में पारंगत है, निपुण है। ये पंक्तियाँ आ गई, अपने पेशे में निपुण होती जाती है। हाँ, रजिया अपना पेशे में भी निपुण होती जाती थी। चूड़ी आयरन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियाँ हो, पस्ती टिकाऊ टटके से पटके से फैशन की, बल्कि वह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ी आयरन के बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाजो अदा भी खोजता है। जैसे चूड़ी आयरन पहने हुए रहेगी, जैसे साड़ियाँ उसके रहेगी, जैसा लिबास उसका रहेगा, तो ग्राहक उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे। जो चूड़ी पहनने वालियों को ही नहीं, उनको भी मोह सके जिनकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं। तो रजिया ये साज श्रृंगार चूड़ियों पहनने वालों को आकर्षित करने के लिए भी और चूड़ी पहनाने के लिए पैसे देने वालों को आकर्षित करने के लिए भी करती थी। तो यह उसके व्यवसाय में निपुणता थी, पारंगतता थी, प्रवीणता थी। इसलिए लेखक कह रहा सफल चूड़ी आयरन है वह। यह रजिया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी, रजिया की माँ भी किसी जमाने में ऐसी ही रही होगी। आगे लेखक कह रहा, खंडर कहता है कि इमारत शानदार थी, वृद्धावस्था उस माँ का आ गया, माँ की आ गई है, फिर भी उस अवस्था को देख करके भी अनुमान लगाया जा सकता है कि युवावस्था में वो कैसी लगती होगी। जो जो शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई। तो इस तरह रजिया अपने पैसे से निपुण दिखाई देती है। यह पैसे से निपुणता की घटना अपन ने यहाँ देखी। अब अगले पेज में और देखते हैं जहाँ उसकी अपने कार्य के प्रति निपुणता दिखाई देती है। जब रजिया शहर में लेखक को मिलती है और वहाँ लेखक से जो वार्तालाप रजिया की होती है वह उसके कार्य के प्रति निपुणता को दर्शाता है। रजिया, यहाँ कैसे मेरे मुंह से निकल पड़ा, सौदा सुल्फ करने आई हूँ, सौदा लेने आई हूँ मालिक। अब तो नए किस्म के लोग हो गए हैं ना, अब लाख की चूड़ियाँ कहाँ किसी को भाती है। नए लोग नई चूड़ियाँ, साज श्रृंगार की कुछ और चीज़ें भी ले जाती हूँ, पाउडर, क्लिप, क्या क्या चीज़ें
नया जमाना, दुल्हनों के नए मिजाज। फिर जरा सा रुक कर बोली, सुना है आप यहीं रहते हैं। तो वो इतनी पैसे से निपुण है कि अब परंपरागत लाख की चूड़ियां ही नहीं रखती, वो शहर जाती है, जो वर्तमान बहुओं को पसंद है, जो चीज़ उनको अच्छी लगती है, क्रीम पाउडर क्लिप वगैरह, वो खरीद रही है, नई चूड़ियां खरीद रही है, नई डिज़ाइनें खरीद रही है, नई फैशन की चीज़ें ले रही है। यह उस रजिया के व्यक्तित्व की निपुणता को परिचायक है, उसको सूचित करते हैं। तो आकर्षक व्यक्तित्व, पहला रजिया का कैरेक्टर की विशेषता, दूसरा रजिया की अपने पैसे में पारंगतता, प्रवीणता, और अब अगला वाक्पटु, बोलचाल में हाजिर जवाबी। ये एक बिजनेसमैन का, व्यवसायिक का आवश्यक गुण होना चाहिए। वो गुण रजिया में भी विद्यमान है। लेखक कह रहा है कि रजिया वाक्पटु है, बातचीत में बहुत आगे है, मुंहफट है, बिल्कुल बेबाक बोलती है, कोई शंका संकोच तनिक मात्र भी नहीं करती है। हम उसकी वाक्पटुता देखेंगे। देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में। रजिया बढ़ती गई, जब जब भेंट होती मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में भी और स्वभाव में भी। पहली भेंट के बाद पाया था वह कुछ प्रगल्भ हो गई है। मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती, अजब अटपटे प्रश्न। देखिए तो ये नई बालियां आपको पसंद है? वाक्पटु उसका परिचायक लेखक से वार्ता कर रही है। बालियां आपको पसंद है? क्या शहरों में ऐसी बालियां पहनी जाती है? मेरी माँ शहर से चूड़ियाँ लाती है, मैंने कहा वह इस बार मुझे भी ले चले। आप किस तरफ रहते हैं, वहाँ क्या भेंट हो सकेगी? वह बके जाती और मैं सुनता जाता। शायद जवाब की जरूरत वह भी नहीं महसूस करती और मैं भी नहीं महसूस करता। फिर कुछ दिनों बाद पाया वह अब कुछ सकुचा रही है। मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती, जब कुछ बातें करती ऐसी चौकन्नी सी, कोई देख ना ले सुन ना ले। एक दिन जब वह इस तरह बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा, देखिए री रजिया, आप बुआ जी को फुसला नहीं लीजिए। वह उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए और उन नीली आंखों में कोने मुझे सजल से लगे। मैंने जान दिया जब हम लोग कहीं मिलते हैं, बहुत सी आंखें हम पर बालों की नोक की तरह ताने रहती है। तो ये रजिया की वाक्पटुता का उदाहरण आगे हम देखते हैं अन्य पेजों में, जहां रजिया वाक्पटु हमें दिखाई दे रही है। अचानक वह जगी और मेरी पेशागी पर उस दिन शिकन जरूर उठाई होगी, मेरा विश्वास है। और एक दिन वह भी आया कि मैं भी खाविंद बन गया, खाविंद पति बन गया। मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियाँ पहनाने उस दिन रजिया आई। रजिया जब लेखक की पत्नी को चूड़ियाँ पहनाने आई, तब उसकी वाक्पटुता देखिए। और उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई इस नटखट ने। वह लूंगी और ये मुंह मांगी चीजें नहीं मिली तो वह लूंगी कि दुल्हन टापती रह जाएगी। हट हट तू बबुआ जी को ले जाएगी तो फिर तुम्हारा ये हसन क्या करेगा? भौजी ने कहा, यह भी टापता रहेगा बहुरिया, कहकर रनिया ठट्टा मार करे हंसी और दौड़कर हसन से लिपट गई। ओ मेरे राजा, कुछ दूसरा न समझना। हसन भी हंस पड़ा। रजिया अपनी प्रेम कथा सुनाने लगी कि किस तरह यह हसन उसके पीछे पड़ा, किस तरह झंझटें आई, फिर किस तरह शादी हुई और वह आज भी किस तरह छाया सा उसके पीछे घूमता। न जाने कौन सा डर लगता रहता है इसे। और फिर मेरी रानी की कलाई पकड़कर बोली, मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलते रहे दुल्हन। सारा आंगन हंसी से भर गया था और उसी हंसी से मैं रजिया के कानों की बालियों ने अजीब चमक भर दी थी, मुझे ऐसा ही लगा था। ये
रजिया का वाक्पटु, किस तरह जब लेखक की शादी होती है उसकी पत्नी को चूड़ी पहनाने रजिया जाती है और किस तरह ठट्टा मार करके हंसती है, यह यहाँ दिखाई देता है। तो रजिया अपने काम में पारंगत प्रवीण होने के साथ साथ में बोलचाल में बहुत चतुर है। तुरंत अपने ग्राहकों को अपने व्यापार में फंसा लेना उसकी प्रवृत्ति बनता जा रहा है और निपुण वो होती जा रही है। अब इस तरह ये सुंदर रेखा चित्र रजिया का हमारे सामने उपस्थित होता है। लेखक की अंतिम मुलाकात रजिया से कब होती है उस ओर मैं आपको लिए चलता हूँ। अगले पेज देखिएगा। पूरा रेखा चित्र को पढ़ना संभव नहीं है, महत्वपूर्ण अंशों को मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। जब रजिया की पोती आकर के उसको टोकती है, आपको बुला रहे हैं, मैं बोचक्का, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग मुस्कुरा रहे हैं, नेताजी आज आपकी कलई खुल रही है। नहीं, यह सपना है कि कानों में सुनाई पड़ा। एक कह रहा है कैसी शौक लड़की, और दूसरा बोलता है ठीक अपनी दादी जैसी, और तीसरे ने मेरे होश की दवा दी। ये रजिया की पोती है बाबूजी, बेचारी बीमार पड़ी है, आपकी चर्चा अक्सर किया करती है, बड़ी तारीफ करती है, फुर्सत हो तो जरा देख लीजिए, न जाने बेचारी जीती है या नहीं। मैं रजिया के आंगन में खड़ा हूँ, ये छोटे छोटे साफ सुथरे घर, ये लिपा पोता चिक्कन दूर दूर आंगन, भरी पूरी गृहस्थी मेहनत और दयानत की देन। हसन चल बसा है, हसन रहती है, वो गुजर चुका है, किंतु अपने पीछे 3 हसन छोड़ गया। उसके 3 संतान है। बड़ा बेटा कलकत्ता कमाता है, मझला पुश्तैनी पैसे में लगा है, छोटा शहर में पढ़ रहा है। यह बच्ची बड़े बेटे की बेटी है, दादा का सिर पोते में और दादी का चेहरा पोती में। तो इसलिए इस पोती में दादी का रजिया का बिल्कुल चेहरा वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है और लेखक को भी भ्रम हो जाता है। दादी घर से निकल, दादी घर से निकल, मालिक दादा आ गए हैं। किंतु पहली रजिया निकल नहीं रही। कैसे निकले? बीमारी के मैले कुचले कपड़े के मेरे सामने कैसे आए? रजिया ने, लास्ट पैराग्राफ देखिए, रजिया ने अपनी पोती को तो भेज दिया, किंतु उसे विश्वास न हुआ कि हवा गाड़ी पर आने वाला नेता अब उसके घर तक आने की तकलीफ कर सकेगा, इसलिए वो तैयार नहीं हुई। उसे विश्वास नहीं था कि लेखक वहां तक, उनके पास तक पहुंच जाएंगे। बउआ से कहा जरा मेरा कपड़े तो बदलवा दो, मालिक से कितने दिनों पर भेंट हो रही है। उसके दोनों पतोहूँ उसे सहारा देकर आंगन में ले आई। रजिया हाँ मेरे सामने रजिया खड़ी थी, रजिया हाँ मेरे सामने रजिया आ गई। लेखक कह रहे मेरे सामने आ गई, दुबली पतली रूखी सूखी, किंतु जब नज़दीक आकर उसने मालिक सलाम कहा, उसके चेहरे से एक क्षण के लिए झुर्रियाँ कहाँ चली गई जिन्होंने उसके चेहरे को मकड़ जाल बना रखा था, वृद्ध हो गई थी। देखो कितनी बढ़िया चित्रण लेखक कर रहा है। झुर्रियों ने उसके चेहरे पर मकड़ जाल बना रखा था, इतनी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी कि मकड़ी की जाले की तरह रजिया के चेहरे पर झुर्रियाँ प्रतीत हो रही थी। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा। किसको देख करके? लेखक को देख करके। और चमक उठी वे नीली आंखें जो काटरा धस गई थी, कोटरों में धस गई थी। अरे चमक उठी आज फिर वे चांदी की बालियां, और देखा ऊपर को पवित्र कर लो, उसके चेहरे पर फिर से अचानक लटक कर चमक रही थी। वह लट जिस समय दो पहुंचकर शुभ्र श्वेत बना, जिसे दो पहुंचकर शुभ्र और श्वेत बना दिया गया हो। तो इस रूप में लेखक कह रहा है कि अंतिम मुलाकात मेरी रजिया के साथ में होती है। तो रजिया नामक रेखा चित्र में
रजिया एक साधारण चूड़ीहारण है जिसका रेखा चित्र लेखक ने यहाँ प्रस्तुत किया है। उसके बचपन से लेकर के उसके अंत समय तक, वृद्धावस्था तक, और उसके जीवन के संघर्षों को, उसके व्यक्तित्व को, उसके रूप आकर्षक को, उसके लावण्य को, उसके पारंगतता को, उसकी प्रवीणता को, उसकी वाक्पटुता को इस रेखा चित्र में, इस निबंध में अपन देखते हैं। तो ये सारा व्यक्तित्व रजिया का हमारे सामने जीवंत हो उठता है और इस तरह रामवृक्ष बेनीपुरी का ये एक श्रेष्ठ रेखा चित्र यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।